पिछले 1 घंटे से मैं बाजार में घूम रहा था। मुझे बाजार से कुछ भी लेना नहीं था। बस घर में बैठा बैठा बोर हो रहा था। सोचा था कि बाजार का चक्कर लगा आता हूँ। जरा दिल बहल जाएगा और वक्त भी गुजर जाएगा। बाजार में मर्दों से ज़्यादा औरतों की भीड़ थी। वहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत औरत थी। मैं एक औरत की तरफ देख ही रहा था कि उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। वह इस तरह से चिल्ला रही थी जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उस औरत ने आगे बढ़कर अचानक से मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उसके बाद वह मुझे मुक्के मारती जा रही थी और शोर मचाकर उसने सबको इकट्ठा कर लिया था। अब जो मेरे साथ हो रहा था वह सब मेरी समझ से बाहर था। हालांकि मैंने तो उस औरत को छेड़ा भी नहीं था। बहुत से लोग उस औरत की तरफ हो गए थे। वह औरत चीख चीख कर सबको कह रही थी कि इस लड़के ने मुझे छेड़ा है और मेरे कान में बहुत गंदी बात की है। उसके बाद तो किसी ने मेरी एक ना सुनी और सब लोग मुझ पर टूट पड़े। मुझे लगता था आज मैं यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाऊँगा। इससे पहले कि वह लोग मुझे मार मार कर मेरी जान निकाल देते, एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर सबको पीछे हटा दिया था। वह बुजुर्ग बहुत ही रौबदार व्यक्तित्व का मालिक था। वह कहने लगा, मैं इस इलाके का एसएचओ हूँ और यह औरत झूठ बोल रही है। यह औरत आदतन मुजरिम है। यह बाजार में ऐसे ही राह चलते किसी भी मर्द पर इल्ज़ाम लगा देती है और फिर बाद में सुलह के लिए पैसे लेती है। बुजुर्ग की यह बात कहनी थी कि वह औरत जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था वह अचानक से गायब हो गई। सब लोग उसे देख रहे थे मगर वह ऐसे गायब हुई कि दोबारा नज़र ना आई। उस बुजुर्ग ने मुझे ज़मीन से उठाकर स्टूल पर बैठाया और फिर मुझे एक पानी की बोतल ला कर दी। शुक्र है मुझे इतनी चोटें नहीं आई थी। बहुत से लोग मुझसे माफ़िया मांगने लगे थे कि उनसे गलती हो गई, मगर अब क्या हो सकता था। कुछ ही देर में सब लोग जा चुके थे मगर वह बुजुर्ग आदमी मेरे पास ही खड़ा था। वह अब जिद कर रहे थे कि मैं उनके साथ उनके घर चलूं और एक कप चाय का पीऊं। उस इंसान ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं इनकार ना कर सका और उसके साथ उसके घर चला गया। वह गाड़ी में बैठाकर मुझे अपने घर ले गया। रास्ते में उस बूढ़े बुजुर्ग ने मुझे अपना नाम इंस्पेक्टर पवन सिंह बताया था। जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर बेल दी तो बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की ने दरवाज़ा खोला था। दरवाज़ा खुलते ही मेरी उस लड़की से आंखें चार हो गई थीं। मैं भी उसे देखे बिना रह नहीं पाया था। वह थी ही इतनी खूबसूरत कि जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। मैंने एकदम अपनी नज़रें झुका ली थी। नहीं चाहता था कि बूढ़े पर मेरा गलत प्रभाव पड़े, लेकिन वह लड़की मुझे फिर भी गहरी नज़र से देख रही थी। मैं उसकी नज़रों के साए तले घर के अंदर दाखिल हो गया। उस बूढ़े ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, जाओ इस मेहमान के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो, चाय पानी का इंतजाम करो। उस बूढ़े आदमी ने लड़की को यह कहकर भेज दिया था, जबकि मेरे दिल में वह पूरी तरह घर कर चुकी थी। मैं खुद को दिल ही दिल में कोसने लगा कि अब तो इस आदमी के घर आकर इसकी बेटी पर नज़रें जमा रहा हूँ। क्या सोचेगा यह इंसान। लेकिन फिर अजीब बात हुई।
उस बूढ़े आदमी ने मुझे हद से ज़्यादा अपनायत दिखाना शुरू कर दी। कहने लगा, तुम खुद को मेरे घर के सदस्य ही की तरह समझो, अब तुम्हारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। बूढ़ा एक रहस्यमयी मुस्कुराहट लिए मुझे यह सारी बातें बता रहा था। 10 मिनट के बाद उसकी बेटी हाथ में चाय की ट्रे लेकर आ गई। वह कमरे में दाखिल हुई तो मेरी नज़रें एकदम उसकी तरफ उठ गईं। बूढ़े ने भी जरा भी गुस्सा नहीं दिखाया, वह भी मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था। मुझे लगा बूढ़ा मुझे अपना दामाद बनाना चाहता है। और फिर अगली बात जो उसने की वह हैरत अंगेज थी। वह बोला कि बेटे, मैं अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रहा हूँ। लड़का शरीफ होना चाहिए। मुझे काफ़ी समय से अपने लिए एक शरीफ और समझदार दामाद की तलाश थी। बूढ़े आदमी की बात सुनकर मैं तो अपनी जगह से उछल पड़ा। जी, मैं आपकी बात समझा नहीं, मैंने परेशानी से पूछा था। तो वह कहने लगा कि बेटा, इतने समझदार तो तुम भी हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहता हूँ। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, खूबसूरत तो तुम इसको देख ही चुके हो। अगर तुम इससे शादी कर लोगे और मेरे इस घर में मेरे साथ रहोगे तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाओगे। दरअसल मैं जवानी में खुद तो बहुत ताकतवर, रोजगार व्यक्तित्व का मालिक था। मुझे किसी का डर नहीं था, मगर अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी ताकत को जंग लगने लगा है। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा सहारा बने। अगर तुम मेरे बेटे बन सकते हो तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। मैं बूढ़े आदमी की बात समझ गया था। वह मुझे घर दामाद बनाने का कह रहा था। मैंने कहा, आप मेरे लिए सम्मान के लायक हैं और थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ वह मेरे लिए यकीन करने के काबिल नहीं था। आजकल कोई भी हक और सच का साथ नहीं देता। कोई देना भी चाहे तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह सच के साथ खड़ा हो सके। पर आपने मुझे हैरान कर दिया। आप यकीनन एक बहुत बहादुर व्यक्तित्व के मालिक हैं। आपकी बेटी भी बहुत खूबसूरत और हसीन है। मुझे इस बात पर भी कोई ऐतराज़ नहीं कि मैं आपका दामाद बनूं, पर मेरे माँ बाप भिलाई में रहते हैं, आप यहाँ रायपुर में हैं। मैं आपकी बेटी से शादी तो कर सकता हूँ, पर भविष्य में आपके पास रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। मेरे माँ बाप का मैं भी इकलौता ही सहारा हूँ। मेरे 2 भाई और भी हैं, पर वह छोटे हैं। अभी वह माँ बाप की देखभाल करने के काबिल नहीं हुए हैं। मेरी बात सुनकर बूढ़ा एक जोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़ा और बोला, अरे बेटा, यह भी कोई शर्माने वाली बात है। मुझे तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी पसंद आई है। तुमने हेरा फेरी से काम नहीं लिया। बहुत अच्छे, बहुत खूब, तुम ही मेरे दामाद बनोगे। मैं ऐसे ही किसी लड़के की तलाश में था। मेरी बेटी बहुत अनजान और मासूम सी है। जानते हो कि आजकल मासूम लड़कियों का ज़माना नहीं है। तुम तो देख ही चुके हो कि बाजार में मौजूद औरत ने कितना बड़ा जाल बिछाकर तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी। बस ऐसी ही औरतों आजकल मर्दों के दिलों में भी घर कर रही हैं। मेरी मासूम बच्चे से कौन शादी करेगा? अगर उसने शादी कर भी ली और आगे से इसे कोई चालाक लड़का मिल गया तो यह बेचारी 2 दिन भी वहाँ गुजारा नहीं कर सकेगी। यह बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा था। मैं सोचने लगा कि यह घर कितना आलीशान है। इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। लड़की भी खूबसूरत है, इसका बाप भी इंस्पेक्टर है। ऐसे लोगों के तो कई लोगों के साथ संबंध होते हैं।
फिर भला एक अनजान लड़के पर भरोसा करके उसे अपनी बेटी क्यों देना चाहते हैं? यह बात मेरी समझ से बाहर थी। पर जैसा वह कह रहा था कि उसकी बेटी मासूम है, मैंने सोच लिया कि अगर ऐसा ही है तो हो सकता है वह आदमी अभी तक किसी पर भरोसा ना कर पाया हो। कहते हैं कि कुछ लोगों की नज़र हीरे को पहचानने वाली होती है। हो सकता है उसने मुझे हीरा समझकर पहचान लिया हो। यह बातें मैं अपने दिल में ही कर रहा था। फिर मैं यह भी जानता था कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी जो यह आदमी एक अनजान लड़के पर भरोसा कर रहा है। बूढ़े आदमी से गपशप करने के बाद में मैं उसके घर से चला आया। अपने घर आकर मैंने अपने माँ बाप को बड़े बड़े किस्से घड़ कर सुनाए और कहा कि वह आदमी वहाँ बहुत ही इज्जतदार माना जाता है। उसकी अपनी बहुत बड़ी कोठी है और रायपुर के नामी गिरामी खानदानों में उसका नाम शामिल होता है। मेरी ईमानदारी पसंद आने की वजह से वह मेरी शादी अपनी बेटी के साथ करना चाहते हैं। मेरे माँ बाप यह सुनकर बहुत खुश हुए। बोले कि बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। हमारे रिश्तेदार हमें वैसे भी भाव नहीं देते। वह तो हमारी गुर्बत की वजह से हमसे नफरत करते हैं। तुम वहाँ एक छोटी सी जॉब करते हो। अगर वह बूढ़ा आदमी तुम्हें अपना घर दामाद भी बनाना चाहे तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं। तुम हमें महीने के पैसे भेजते रहना। हम तुम्हें अपने घर में रहने के लिए बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। मेरे बाबा की पैसे देखकर आंखें ही चमक गई थी। उन्हें लग रहा था कि एक अच्छे ख़ानदान में मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे लिए एसपी साहब के संबंध भी बहुत काम आएंगे। माँ बाबा की सोच में समझ चुका था, पर मैं यह नहीं जानता था कि जो लड़की मेरी पत्नी बनने जा रही है वह कितनी ही अजीब मक्कार औरत होगी। मैं इस बारे में बिल्कुल भी जानता नहीं था कि वह कैसे घिनौने चेहरे की मालिक होगी। देखने में तो वह बहुत खूबसूरत और मासूम नज़र आती थी। उसकी अदाएं ऐसी थी कि कोई भी मर्द उसे देखकर फिदा हो जाए। बूढ़े ने जो कुछ कहा था वह लड़की तो उसके उलट लग रही थी, पर चूँकि वह खुद एक ईमानदार इंसान लगता था तो मैंने उस इंसान की बातों पर यकीन कर लिया था। एक हफ्ते के अंदर अंदर एसपी साहब पवन सिंह की बेटी सीनू मेरी जीवन साथी बन चुकी थी। पर शादी से पहले सारी बातें अजीबोगरीब थी। एसपी साहब ने मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दी थी कि मैं उसके बारे में आसपास के लोगों से तहकीकात करूं। उनका कहना था कि तुम्हें दामाद बनाने का मकसद ही यही है कि तुम मेरे बेटे बनकर रहो, और भला बेटा बाप के बारे में तहकीकात निकालता अच्छा लगेगा क्या? मैं उनकी बातों से इस कदर प्रभावित हुआ कि जो भी करने का इरादा करता उनके कहने पर इरादा बदल देता। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। उस वक्त मैं बहुत ही छोटी और मामूली सी जॉब कर रहा था। खाने पीने के पैसे भी कम हो जाते थे। एसपी साहब ने कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी अच्छी जगह लगवाने में भी तुम्हारी मदद करूँगा। खैर, मेरी शादी सीनू से हो गई थी। मैं खुद को उस वक्त दुनिया का सबसे धनी इंसान महसूस कर रहा था। सीनू बहुत खूबसूरत लग रही थी। शादी में उसने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था।
मैंने बहुत से ख्वाब देख लिए थे कि शादी के बाद एसपी साहब के घर रहकर ऐश करूँगा, मगर शादी के बाद एसपी साहब की बात बदल चुकी थी। विदाई के वक्त वह कहने लगे कि बेटे, पहले मैंने तुम्हें घर दामाद ही कहा था, पर अब मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम सीनू को अपने साथ लेकर अपने माँ बाप के घर चले जाओ। यह ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने कहा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैंने माँ बाप को शादी से लगभग एक दिन पहले इस बात से आगाह किया था कि सीनू हमारे साथ भिलाई में रहेगी। मेरे एसपी साहब से भी अच्छे संबंध थे, जिन्हें मैं बिगाड़ना नहीं चाहता था। तो सीनू को विदा करके अपने घर ले आया। सीनू रायपुर को बहुत याद कर रही थी। रास्ते भर वह रोती रही, कहने लगी, मुझे अपना शहर बहुत प्यारा था। बाबा ने ना जाने मुझे आपके साथ भिलाई क्यों भेज दिया। उसका रोना धोना देखकर मुझे भी अफसोस हो रहा था। शायद एसपी साहब अपनी औलाद को मजबूत देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया होगा। बहरहाल मुझे कुछ मालूम नहीं था। एसपी साहब के घर से आने के बाद सीनू बहुत परेशान थी। शादी वाली रात उसने रो रो कर अपना हुलिया बिगाड़ लिया था। मैं तो उसे कोई तगाजा भी इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि उसने रो रो कर ही खुद की हालत खराब कर ली थी। मैं चाहता था कि वह नए माहौल में बहुत अच्छी तरह घुल मिल जाए। उसके बाद हम अपने रिश्ते की शुरुआत करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह हुई तो मैंने देखा सीनू कमरे में नहीं थी। मैंने सीनू को हर जगह ढूंढा, मगर वह ना मिली। फिर मैं वापस कमरे में आया तो देखा सीनू उधर ही खड़ी थी। उसके हाथ में मोबाइल भी था, जो वह अपने घर से लाई थी। मैंने कहा, तुम किधर गई थी? बोली कि मैं बाथरूम में थी। दरअसल मुझे नहाते हुए बहुत देर लग गई थी। मैं हैरान हुआ था कि इसने नहाने में इतनी देर क्यों लगा दी। फिर वह अपना मोबाइल भी अपने साथ ले गई थी। सीनू, तुम पागल तो नहीं हो गई? मैंने उसे मजाक के अंदाज में कहा था। आपका क्या मतलब है कि मेरा दिमाग खराब है? सीनू ने आंखें चढ़ाते हुए कहा तो मैं डर गया। शायद उसका मजाक का मूड नहीं था। अमीर बाप की बेटी को ब्याह कर घर में लाना भी मुझ जैसे गरीबों के लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। मैं चुप हो गया था, जैसे कोई बच्चा किसी बड़े की डांट पर सहम जाता है। कमरे से बाहर आया तो माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे थे और वह कुछ परेशान भी लग रहे थे। मैंने कहा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी नौकरी बहुत अच्छी जगह लग जाएगी। मैं समझ सकता हूँ कि आपको मेरी नौकरी की फिक्र है। वह दोनों एक दूसरे को देखने लगे, जैसे मुझे कुछ कहना चाहते हों, मगर फिर खामोश हो गए। इतने में सीनू बाहर आ गई। हम सब ने बैठकर नाश्ता किया। शाम तक वक्त कैसे गुजरा मुझे पता ही नहीं चला। मेरा ख्याल था कि आज सीनू से अपने दिल की बात कर कर देखूंगा। उसे बताऊंगा कि जब मैंने पहली बार उसे देखा था मुझे कैसा महसूस हुआ था, पर ऐसा कहीं होता दिखाई नहीं दे रहा था। सीनू मुझसे दूर दूर जा रही थी। मैं जितनी कोशिश करता कि उसे अपने पास बुलाऊं, वह मुझसे उतना ही दूर हो जाती। फिर मैंने सीनू से बात करने का फैसला कर ही लिया। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बैठाने लगा कि उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। मैंने कहा, सीनू क्या हुआ है?
कहने लगी, पापा की बहुत याद आ रही है। और बस फिर क्या था, सीनू ने वह रात भी रोते हुए गुजार दी थी। मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत अजीब लगा। क्या सीनू मुझसे शादी करके खुश नहीं थी? मैं बार बार यही सोच रहा था। उधर मुझे एसपी साहब के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। बेटा, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, वह बहुत नाजुक दिल की मालिक है। अगर तुम उसका ख्याल नहीं रखोगे तो वह मुरझा जाएगी। तुम्हें तो पता है मुझे अपनी बेटी बहुत प्यारी है। वह बातों बातों में यह जता रहे थे कि अगर तुमने मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखा तो मैं तुम पर से अपनी अच्छाइयों और मोहब्बत का हाथ उठा लूँगा। मैं खामोश हो गया था। सिवाय खुद को कमतर समझने के और कोई चारा नहीं था। एसपी साहब को अंदर की बात भी नहीं बता सकता था कि उनकी बेटी तो मुझे पति का दर्जा देने को तैयार ही नहीं है। मैं उसके आगे पीछे दीवानों की तरह फिर रहा हूँ। मैंने उससे और कोई बात नहीं की कि वह रात भी इसी तरह गुजर गई। मैंने सोचा, चलो आज रात मैं अपनी पत्नी से ज़रूर कोई ना कोई बात करूँगा, उसे अपने करीब लाने की कोशिश करूँगा। पर उस दिन एक अजीब बात हुई। मुझे एसपी साहब का फ़ोन आ गया। कहने लगे, बेटा, तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अगर तुम रायपुर आ सको तो अच्छा होगा। मैंने कहा, मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन सीनू मेरे साथ आने को तैयार नहीं है। वह बोले कि तुम बेशक सीनू को वहीं छोड़कर आ जाओ। मैंने सीनू से पूछा कि तुम रायपुर क्यों नहीं जाना चाहती? वह कहने लगी कि दरअसल रायपुर जाकर मेरा दिल फिर बाबा के साथ लग जाएगा, वापस आने का दिल नहीं करेगा। मैं हैरान था। एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि सीनू का मूड एकदम बदल गया। अब वह बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। उसे देखकर लगता था जैसे उससे ज़्यादा खुश कोई है ही नहीं। वह बार बार मुझसे हंस हंस कर बातें करती, लेकिन अभी भी उसने वह दूरी जारी रखी हुई थी, जिसकी वजह से मेरा और उसका कोई प्रेम का रिश्ता नहीं बन पाया था। मैंने कहा, सीनू, तुम मेरे साथ चलो। सीनू बोली कि आप चले जाएं। बाबा मुझसे ज़्यादा आप पर भरोसा करते हैं। मैं हैरान था कि कल तक तो सीनू अपने बाबा की याद में बुरी तरह से रो रही थी और आज वह मुझे कह रही है कि मैं उसके बाप से मिलकर आ जाऊं। मैं खामोश हो गया। फिर मेरा दिल कह रहा था कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। उधर मेरे माँ बाप का रवैया भी मुझे शक में डाल रहा था। खैर, मैं एसपी साहब से बात करने, उनसे मिलने के लिए रायपुर तक आ गया था। मैं एसपी साहब के घर गया तो वह बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने कहा कि मैं आपसे मिलने इसलिए आया हूँ कि आप मुझे हकीकत बता दें। आज मेरी भी नज़रें उठी हुई थी। मैं उनसे उनकी बेटी की हकीकत जानना चाहता था। एसपी साहब नज़रें झुकाए अपने कमरे में बैठे परेशान दिखाई दे रहे थे। वह कहने लगे, बेटा, क्या बताऊं, कभी कभी औलाद अपने माँ बाप का सर झुका कर रख देती है और वह चाहकर भी अपनी औलाद के लिए खुशियाँ नहीं लिख सकते। मैं चुप करके रह गया था। सीनू ने ऐसी क्या हरकत की कि एसपी साहब का सर झुक गया था। तब उन्होंने जो बात मेरे सामने रखी, उसे सुनकर तो मुझे खुद पर पछतावा होने लगा था। हे ईश्वर, यह मैंने क्या किया? खैर, उन्होंने मुझे जो कहानी सुनाई वह कुछ यूँ थी। बेटा, मेरी पत्नी की आज से
लगभग 15 साल पहले मृत्यु हो गई थी। वह मेरे बेटे को जन्म देते हुए इस दुनिया को ही छोड़ गई थी। पर मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। मेरी पत्नी एक ऐसे खानदान से थी जिसके बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं थी। उनका यह कहना था कि यह बाजारू औरत है, पर मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी। मैंने अपनी पत्नी पर भरोसा किया था और उसे ऐसे ही बाजार से उठाकर इज्जत की ज़िंदगी दी थी। मैंने अपनी पत्नी के लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ किया था और वह भी मुझसे बहुत खुश थी। पर उसके मरने के बाद मुझे कुछ अजीब बातें पता चली। उनमें से एक बात यह भी थी कि मेरी पत्नी के संबंध अब तक भी उस बाजार से थे और यह भी कि वह अपनी बेटी को भी उस बाजार की हवा लग चुकी थी। मैं इस बात पर बहुत परेशान हुआ था। मेरी पत्नी से मैं नाराज़ हुआ था, मगर वह मेरे दूसरे बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया से चली गई। हमारे बीच जो भी था वह ख़त्म हो चुका था और फिर उसके चले जाने के बाद मेरे लिए अपनी बेटी को संभालना मुश्किल हो गया था। मैं माँ बनकर इसे पालता या बाप बनकर मैं उसे मोहब्बत भी देता था और सख्ती भी करता था। उसके बावजूद भी मोहल्ले से मेरी बेटी की शिकायतें आने लगी। मैंने सोचा मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं, पर जैसे ही मैं रिश्ता तय करने की कोशिश करता, मोहल्ले का एक लफंगा लड़का आकर मेरे रास्ते में खड़ा हो जाता। वह लड़का मेरी बेटी से मोहब्बत का दावा करता था, पर यकीन करो वह लड़का एक नंबर का लफंगा था और उसके बारे में अच्छे से जानता था। बेटी की शादी ऐसे लड़के से कैसे कर सकता था जो सिर्फ उसके पैसे और शानो शौकत के पीछे उससे शादी करना चाह रहा था। फिर वह लड़का भी मेरे लिए गले की हड्डी बन गया। बेटा, सच बताऊं तो मैं किसी थाने में एसपी नहीं हूँ। दरअसल मेरे स्वर्गवासी पिताजी एसपी के ओहदे पर थे। उसके बाद यहाँ के लोग मुझे वही इज्जत देते रहे। मैं कोई सरकारी नौकरी पर नहीं हूँ। मैंने कारोबार करके पैसा कमाया है। अब बुढ़ापे में मसले बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक तो मेरा बेटा नहीं है और जो बेटी है वह भी किसी की झूठी बातों में आकर उसके साथ भागने का फैसला कर चुकी थी। जब मैंने उसे रोककर तुम्हारे साथ ब्याह दिया तो मुझे ईमानदार लगे थे। बेटा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे सच छुपाया था और हकीकत को छुपाया था। लेकिन एक बात के लिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी बेटी को परेशान मत करना। उसके साथ हमेशा अच्छे तरीके से पेश आना, वरना मैं समझूंगा कि तुमने मेरा मान नहीं रखा। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर मेरा तो दिमाग खौलने लगा था, पर उसकी सज्जनता की वजह से मैं खामोश हो गया और अब जो संबंध मेरा बन चुका था उसे बिगाड़ना भी नहीं चाहता था। मैं वापस वहाँ से घर आ गया। घर आकर जो मैंने मंजर देखा मेरे दिल को दहलाने के लिए काफ़ी था। मेरी पत्नी को मेरे माँ बाप ने उसके आशिक के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। माँ बाबा कहने लगे, यह लड़की तो चरित्रहीन लगती है। मैं समझ गया था कि इसे किस चीज़ की आदत है। मैं जानता था कि इसे ठीक करना भी मुश्किल है, पर मैंने हिम्मत की और उस बूढ़े बुजुर्ग का मान रखा। मैंने उसे उसके बाप की बताई हुई सारी कहानी सुनाई। सीनू का सर भी पछतावे
और शर्म से झुक चुका था। उस दिन के बाद उसने ऐसी कोई गंदी हरकत नहीं की कि अब शायद वह मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, पर मेरी इज्जत करने लगी थी। इसलिए मैं कहता हूँ और यकीन भी रखता हूँ, औरत को यकीनन प्यार और नरमी से समझाया जा सकता है। सख्ती से औरत हमेशा बिगड़ जाती है। उस बूढ़े बुजुर्ग ने मेरी भीड़ में जान बचाई थी। मैंने भी उनकी इज्जत रखी और सीनू को सीधा रास्ते पर ले आया। इस सब में मुझे 3 महीने का समय लग गया। अब मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।